केटलिन, नीड और लड़कियों को 8 दिन हो चुके थे जब एक रात मास्टर लुविन ब्रांड के बीमार कमरे में उनके पास आए। उनके पास रीडिंग लैंप और अकाउंट की किताबें थीं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम आंकड़ों की समीक्षा करें, मेरी महिला। आप जानना चाहेंगी कि इस शाही यात्रा में हमें कितना खर्च करना पड़ा। कैटलिन ने ब्रांड को उसके बिस्तर पर देखा और उसके माथे से उसके बाल पीछे की ओर खींचे। उसे एहसास हुआ कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं। उसे जल्द ही उन्हें काटना पड़ेगा। मुझे आंकड़े देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्टर लुविन, उसने उससे कहा, अपनी आंखें ब्रांड से कभी नहीं हटाए। मुझे पता है कि इस यात्रा की कीमत हमें कितनी चुकानी पड़ी। किताबें ले जाओ, मेरी रानी। राजा के दल की भूख बहुत अच्छी थी। हमें अपना भंडार फिर से भरना होगा, इससे पहले कि उसने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने कहा, किताबें ले जाओ। प्रबंधक हमारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। हमारे पास कोई प्रबंधक नहीं है, मास्टर लुविन ने उसे याद दिलाया। उसने सोचा, वो एक छोटे भूरे चूहे की तरह जाने नहीं देगा। पूल किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड एडार्ड के घराने की स्थापना करने के लिए दक्षिण चला गया। कैटलिन ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। ओह हाँ, मुझे याद है। ब्रांड बहुत पीला दिख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसका बिस्तर खिड़की के नीचे रख सकते हैं ताकि उसे सुबह की धूप मिल सके। मास्टर लुविन ने लैंप को दरवाजे के पास एक आले में रख दिया और उसकी बत्ती से खेलने लगे। ऐसी कई नियुक्तियां हैं जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरी मालकिन। स्टीवर्ड के अलावा हमें जॉरी की जगह भरने के लिए गार्ड के एक कैप्टन की ज़रूरत है। एक नया घुड़सवार। उसने इधर उधर देखा और उसे ढूंढ लिया। घोड़े का स्वामी। उसकी आवाज़ कोड़े जैसी थी। मास्टर हिल गया। हाँ, मेरी महिला। हुलिन लॉर्ड एडार्ड के साथ दक्षिण की ओर चला गया, इसलिए मेरा बेटा यहाँ टूटा हुआ और मरता हुआ पड़ा है, लुविन, और तुम घोड़े के नए मालिक के बारे में चर्चा करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात की परवाह है कि अस्तबल में क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे ज़रा भी फर्क पड़ता है? अगर इससे ब्रांड की आंखें खुल जाएं तो मैं खुशी खुशी विंटरफेल के हर घोड़े को अपने हाथों से काट दूंगा। क्या तुम इसे समझते हो? क्या तुम समझते हो? उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, मेरी महिला, लेकिन नियुक्तियाँ। मैं नियुक्तियाँ करूँगा, रॉब ने कहा। कैटलिन ने उसे अंदर आते नहीं सुना था, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ा था और उसे देख रहा था। वह चिल्ला रही थी। उसे अचानक शर्म से लाली आ गई। उसे क्या हो रहा था? वो बहुत थक गई थी और उसका सिर हर समय दर्द कर रहा था। मास्टर लुविन ने कैटलिन से उसके बेटे की ओर देखा। मैंने उन लोगों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें हम रिक्त पदों के लिए विचार करना चाहेंगे। उन्होंने रॉब को अपनी आस्तीन से निकाला हुआ एक कागज देते हुए कहा। उसके बेटे ने नामों पर नजर डाली। कैटलिन ने देखा कि वह बाहर से आया था। उसके गाल ठंड से लाल थे, उसके बाल झबरा और हवा से उड़ रहे थे। अच्छे आदमी, उसने कहा, हम कल उनके बारे में बात करेंगे। उसने नामों की सूची वापस सौंप दी। बहुत बढ़िया, महाराज। कागज उसकी आस्तीन में गायब हो गया। अब हमें छोड़ दो, रॉब ने कहा। मास्टर लुविन ने सिर झुकाया और चले गए। रॉब ने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया और उसकी ओर मुड़ा। उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार थी। माँ, तुम क्या कर रही हो? कैटलिन को हमेशा लगता था कि रॉब उसके जैसा दिखता है, ब्रन और रिकन और सैंसा की तरह। उसका रंग तुली जैसा था, भूरे बाल, नीली आंखें। फिर भी अब पहली बार उसने उसके चेहरे पर एडार्ड स्टॉक की झलक देखी, कुछ ऐसा जो उत्तर की तरह सख्त और कठोर था। मैं क्या कर रही हूँ? उसने हैरान होकर कहा। तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो? तुम सोचती हो कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं ब्रायन की देखभाल कर रही हूँ। क्या आप इसे यही कहते हैं? जब से ब्रायन को चोट लगी है, तब से आप इस कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। जब पिता और लड़कियां दक्षिण की ओर गए थे, तब भी आप गेट पर नहीं आए थे। मैंने उनसे यहीं विदा ली और उन्हें उस खिड़की से बाहर जाते हुए देखा। उसने नेड से विनती की थी कि वह न जाए, अभी नहीं। जो कुछ हुआ था उसके बाद नहीं, अब सब कुछ बदल चुका था। क्या वह ये नहीं
देख सकता था। इसका कोई फायदा नहीं था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसने उससे कहा था, और फिर वह चुनकर चला गया। मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता, जब कोई भी पल उसका आखिरी पल हो सकता है। मुझे उसके साथ रहना है। अगर उसने अपने बेटे का लंगड़ा हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में डाला। वो बहुत कमजोर और दुबला था, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन वह अभी भी उसकी त्वचा के माध्यम से जीवन की गर्मी महसूस कर सकती थी। रॉब की आवाज नरम पड़ गई। वह मरने वाला नहीं है, माँ। मास्टर लुविन का कहना है कि सबसे बड़े खतरे का समय बीत चुका है। और अगर मास्टर लुविन गलत हो तो क्या होगा? अगर ब्रायन को मेरी जरूरत हो और मैं यहाँ न रहूं तो क्या होगा? रिकिन को तुम्हारी जरूरत है, रॉब ने तीखी आवाज में कहा। वो सिर्फ 3 साल का है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि सभी ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, मेरे पैर को पकड़कर रोता रहता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। वो एक पल के लिए रुका, अपने निचले होंठ को चबाते हुए जैसे वो बचपन में चबाता था। माँ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता। अचानक उसकी आवाज़ भावुकता से टूट गई, और कैटलिन को याद आया कि वह सिर्फ 14 साल का था। वह उठकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन ब्रायन अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था और वह हिल नहीं पा रही थी। टावर के बाहर एक भेड़िया दहाड़ने लगा। कैटलिन एक सेकंड के लिए कांप उठी। ब्रांस। रॉब ने खिड़की खोली और रात की हवा को घुटन भरे टॉवर रूम में आने दिया। चीखने की आवाज़ तेज होती गई। यह एक ठंडी और एकाकी आवाज़ थी, जो उदासी और निराशा से भरी हुई थी। मत करो, उसने उससे कहा। ब्रायन को गर्म रहने की ज़रूरत है। उसे उन्हें गाते हुए सुनने की ज़रूरत है, रॉब ने कहा। विंटरफेल में कहीं बाहर, एक दूसरा भेड़िया पहले के साथ मिलकर चीखने लगा। फिर एक तीसरा, करीब से। शैगीडॉग और ग्रे विंड, रॉब ने कहा क्योंकि उनकी आवाज़ें एक साथ उठती और गिरती थीं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। कैटलिन कांप रही थी। ये दुख था, ठंड थी, भयंकर भेड़ियों की चीखें थीं। रात दर रात, चीखें और ठंडी हवा और धूसर खाली महल, वे चलते रहे, कभी नहीं बदले, और उसका बेटा वहाँ टूटा हुआ पड़ा था, उसके बच्चों में सबसे प्यारा, सबसे कोमल, ब्रायन जिसे हंसना और चढ़ना पसंद था और जो नाइटहुड का सपना देखता था, अब सब चला गया, वो उसे फिर कभी हंसते हुए नहीं सुन पाएगी। रोते हुए, उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उन भयानक चीखों से बचने के लिए अपने कान ढांक लिए। उन्हें रोको, वह चिल्लाई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें रोको, उन्हें रोको, अगर तुम्हें मारना ही है तो उन सभी को मार डालो, बस उन्हें रोको। उसे फर्श पर गिरने की बात याद नहीं थी, लेकिन वह वहीं थी, और रॉब उसे उठा रहा था, उसे अपनी मजबूत बाहों में थामे हुए था। डरो मत, माँ, वे उसे कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे। उसने उसे बीमार कमरे के कोने में उसके सनकरे बिस्तर पर लिटाया। अपनी आंखें बंद करो, उसने धीरे से कहा। आराम करो। मास्टर लुविन ने मुझे बताया है कि ब्रायन के गिरने के बाद से तुम मुश्किल से सो पाई हो। मैं नहीं कर सकती, वह रो पड़ी। भगवान मुझे माफ करें, रॉब, मैं नहीं कर सकती। क्या होगा अगर वो मर गया जबकि मैं सो रही हूँ? क्या होगा अगर वह मर गया? क्या होगा अगर वह मर गया? भेड़िए अभी भी चिल्ला रहे थे। वह चिल्लाए और फिर से अपने कान पकड़ लिए। हे भगवान, खिड़की बंद करो। अगर तुम मेरी कसम खाओगे तो तुम सो जाओगे। रॉब खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही वह शटर तक पहुंचा, डायरवुल्फों की शोकपूर्ण चीख के साथ एक और आवाज जुड़ गई। कुत्ते, उसने सुनते हुए कहा। सभी कुत्ते भौंक रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। कैटलिन ने उसकी सांस को गले में अटकते हुए सुना। जब उसने ऊपर देखा, तो उसका चेहरा लैंप की रोशनी में पीला पड़ गया था। आग, उसने फुसफुसाया। आग, उसने सोचा, और फिर, छोकर। मेरी मदद करो, उसने तुरंत उठते हुए कहा। छोकर के साथ मेरी मदद करो। रॉब ने उसकी बात नहीं सुनी। लाइब्रेरी टावर में आग लगी है, उसने कहा।
कैटलिन अब खुली खिड़की से टिमटिमाती लाल रोशनी देख सकती थी। वह राहत से झुक गई। ब्रैन सुरक्षित था। लाइब्रेरी बेली के उस पार थी। आग यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। भगवान का शुक्र है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रॉब ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। माँ, यहीं रहो, आग बुझते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वह फिर भागा। उसने उसे कमरे के बाहर गार्डों को चिल्लाते हुए सुना, उन्हें एक साथ बेतहाशा तेजी से उतरते हुए सुना, एक बार में 2 और 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए। बाहर आंगन में आग की आवाजें, चीखें, दौड़ते हुए कदमों की आवाज, डरे हुए घोड़ों की हिनहिनाहट और उन्मत्त भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। महल के कुत्तों की आवाज। चीखना चिल्लाना बंद हो गया था। उसे कोलाहल सुनते हुए एहसास हुआ। डायरा वुल्फ चुप हो गए थे। कैटलिन ने खिड़की के पास जाकर भगवान के साथ चेहरों को धन्यवाद देते हुए मौन प्रार्थना की। बेली के पार लाइब्रेरी की खिड़कियों से आग की लंबी लपटें निकल रही थीं। उसने आसमान में धुआं उठते देखा और दुखी होकर उन सभी किताबों के बारे में सोचा जो स्टॉक ने सदियों से इकट्ठी की थीं। फिर उसने शटर बंद कर दिए। जब वह खिड़की से दूर मुड़ी तो वह आदमी उसके साथ कमरे में था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने कड़वाहट से कहा। यहाँ किसी को भी नहीं होना चाहिए था। वह एक छोटा, गंदा आदमी था जो गंदे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उससे घोड़ों की बदबू आती थी। कैटलिन उन सभी लोगों को जानती थी जो अपने अस्तबल में काम करते थे और वह उनमें से कोई नहीं था। वह दुबला पतला था, उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें हड्डियों वाले चेहरे पर गहरी धंसी हुई थीं और उसके हाथ में एक खंजर था। कैटलिन ने चाकू की तरफ देखा, फिर ब्रैन की तरफ। नहीं, उसने कहा। शब्द उसके गले में अटक गया, एक मामूली फुसफुसाहट। उसने जरूर उसकी बात सुनी होगी। ये दया है, उसने कहा। वह पहले ही मर चुका है। नहीं, कैटलिन ने कहा, अब और जोर से क्योंकि उसे फिर से अपनी आवाज मिल गई थी। नहीं, तुम नहीं कर सकते। वह मदद के लिए चिल्लाने के लिए खिड़की की ओर मुड़ी, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा जितना उसने सोचा था। एक हाथ ने उसके मुंह को दबाया और उसके सिर को पीछे की ओर खींचा, दूसरे ने खंजर को उसकी सांस की नली तक पहुंचाया। उसकी बदबू बहुत ज्यादा थी। उसने दोनों हाथों से चाकू को पूरी ताकत से पकड़ लिया और उसे अपने गले से दूर खींच लिया। उसने उसे अपने कान में गाली देते हुए सुना। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं, लेकिन उसने चाकू नहीं छोड़ा। उसके मुंह पर रखा हाथ और भी कस गया, जिससे उसकी सांस बंद हो गई। कैटलिन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपने दांतों के बीच उसके मांस का एक टुकड़ा पाने में कामयाब रही। उसने उसकी हथेली को जोर से काटा। वह आदमी दर्द से कराह उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे नोचने लगी, और अचानक उसने उसे छोड़ दिया। उसके खून का स्वाद उसके मुंह में भर गया। उसने सांस अंदर खींची और चीखी, और उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे अपने से दूर खींच लिया, और वो लड़खड़ा गया और नीचे चला गया, और फिर वो उसके ऊपर खड़ा था, जोर जोर से सांस ले रहा था, कांप रहा था। खंजर अभी भी उसके दाहिने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, खून से सना हुआ। तुम्हें यह नहीं होना चाहिए था, उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से दोहराया। कैटलिन ने देखा कि छाया उसके पीछे खुले दरवाजे से फिसल गई। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई, जो कि एक गुर्राहट से कम थी, एक धमकी की मामूली फुसफुसाहट, लेकिन उसने कुछ सुना होगा, क्योंकि उसने मुड़ना शुरू कर दिया था जैसे ही भेड़िया ने छलांग लगाई। वे दोनों एक साथ नीचे गिर गए, आधे कैटलिन के ऊपर फैल गए जहां वह गिर गई थी। भेड़िए ने उसे जबड़े के नीचे दबा लिया। आदमी की चीख 1 सेकंड से भी कम समय तक चली, इससे पहले कि जानवर ने अपना सिर पीछे खींच लिया, उसका आधा गला काट दिया। उसका खून उसके चेहरे पर गर्म बारिश की तरह छिड़का हुआ महसूस हुआ। भेड़िया उसे देख रहा था। उसके जबड़े लाल और गीले थे और अंधेरे कमरे में उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। उसे एहसास हुआ कि यह ब्रैन का भेड़िया था। बेशक ये था। धन्यवाद, कैटलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज धीमी और छोटी थी। उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया। भेड़िया करीब आया, उसकी उंगलियों को सूंघा, फिर गीली खुरदरी जीभ से खून चाटा।
जब उसने उसके हाथ से सारा खून साफ कर दिया तो वह चुपचाप मुड़ गया और ब्रायन के बिस्तर पर कूद गया और उसके बगल में लेट गया। कैटलिन पागलों की तरह हंसने लगी। इसी तरह से उन्हें पाया गया जब रॉब और मास्टर लुविन और सर रॉड्रिक विंटरफेल में आधे गार्ड के साथ घुस आए। जब हंसी आखिरकार उसके गले में ही बंद हो गई तो उन्होंने उसे गर्म कंबल में लपेटा और उसे वापस ग्रेट कीप में उसके अपने कक्षों में ले गए। बूढ़ी नान ने उसके कपड़े उतारे और उसे एक खौलते हुए गर्म स्नान में मदद की और एक मुलायम कपड़े से उसके खून को धोया। उसके बाद मास्टर लुविन उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए आए। उसकी उंगलियों में कट बहुत गहरे थे, लगभग हड्डी तक, और उसकी खोपड़ी कच्ची थी और जहां उसने मुट्ठी भर बाल निकाले थे वहां से खून बह रहा था। मास्टर ने उसे बताया कि दर्द अभी शुरू हुआ है और उसे नींद में मदद करने के लिए खसखस का दूध दिया। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उन्होंने बताया कि वह 4 दिन सो चुकी थी। कैटलिन ने सिर हिलाया और बिस्तर पर बैठ गई। ये सब अब उसे एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। ब्रैन के गिरने के बाद से सब कुछ, खून और दुख का एक भयानक सपना, लेकिन उसके हाथों में दर्द उसे याद दिलाता था। वह कमज़ोर और चक्कर महसूस कर रही थी, फिर भी अजीब तरह से दृढ़ थी, जैसे कि उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरे लिए कुछ रोटी और शहद लाओ, उसने अपने नौकरों से कहा, और मास्टर लुविन को ये संदेश दो कि मेरी पट्टियां बदलनी हैं। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। कैटलिन को याद आया कि वो पहले कैसी थी और उसे शर्म आ रही थी। उसने सबको निराश किया था, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को। ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो इन उत्तरी लोगों को दिखाएगी कि रिवरन की टुली कितनी मजबूत हो सकती है। रॉब उसके खाने से पहले ही आ गया। रॉड्रिक कैसल उसके साथ आया और उसके पति का वार्ड थियोन ग्रेजॉय, और अंत में हॉलिस मोलिन, एक मानसल गार्डमैन जिसकी चौकोर भूरी दाढ़ी थी। वह गार्ड का नया कप्तान था, रॉब ने बताया। उसने देखा कि उसका बेटा उबले हुए चमड़े और रिंगमिल में सजे हुए था और उसकी कमर पर एक तलवार लटकी हुई थी। वह कौन था? कैटलिन ने उनसे पूछा। कोई भी उसका नाम नहीं जानता, हॉलिस मोलिन ने उसे बताया। वह विंटरफेल का आदमी नहीं था, मैडम, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ और महल के आसपास देखा था। तो फिर राजा के आदमियों में से एक, उसने कहा, या लेनिस्टर्स में से एक। जब बाकी लोग चले गए तो वो पीछे इंतजार कर सकता था। हो सकता है, हेल ने कहा। इन दिनों विंटरफेल में इतने सारे अजनबी लोग आ गए हैं कि यह कहना मुश्किल है कि वह किसका था। वह तुम्हारे अस्तबल में छिपा हुआ था, ग्रेजॉय ने कहा। तुम गंध सूंघ सकते थे। यह उस पर है, और वह कैसे किसी की नज़रों से बच सकता है? उसने तीखी आवाज में कहा। हॉलिस मोलिन ने शर्मिंदगी दिखाई। लॉर्ड एडार्ड ने जिन घोड़ों को दक्षिण की ओर ले जाया और जिन्हें हमने नाइट वॉच के लिए उत्तर की ओर भेजा, उनके बीच के अस्तबल आधे खाली थे। अस्तबल के लड़कों से छिपना कोई बड़ी चाल नहीं थी। हो सकता है कि होडोर ने उसे देख लिया हो। चर्चा है कि वो लड़का अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन वो बहुत सरल है। हेल ने अपना सिर हिलाया। रॉब ने बताया, हमें पता चला कि वो कहाँ सो रहा था। उसके पास चमड़े के थैले में भूसे के नीचे दबाकर रखे गए 90 चांदी के हिरन थे। कैटलिन ने कड़वाहट से कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी सस्ते में नहीं बेची गई। हॉलिस मोलिन ने उसे उलझन में देखा। आपकी कृपा की भीख मांगते हुए, मैडम, आप कह रही हैं कि वो आपके लड़के को मारने के लिए निकला था? ग्रेजॉय को संदेह हुआ। ये तो पागलपन है, कैटलिन ने कहा। वह ब्रायन के लिए आया था। वो लगातार बड़बड़ाता रहा कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए था। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी, ये सोचकर कि मैं उसे बुझाने के लिए दौड़ पड़ूंगी, अपने साथ कोई भी गार्ड लेकर। अगर मैं दुख से पागल न होती तो ये काम कर जाता। ब्रान को कोई क्यों मारना चाहेगा? रॉब ने कहा। हे भगवान, वह तो बस एक छोटा लड़का है, असहाय, सो रहा है। कैटलिन ने अपने पहले बच्चे को चुनौती भरी नज़र से देखा। अगर तुम्हें उत्तर में शासन करना है तो तुम्हें इन बातों पर गहराई से सोचना होगा, रॉब। अपने सवाल का जवाब खुद दो।
कोई सोते हुए बच्चे को क्यों मारना चाहेगा? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, नौकर रसोई से ताज़ा खाना लेकर लौट आए। उसमें उससे कहीं ज्यादा था जो उसने मांगा था। गरम रोटी, मक्खन और शहद और ब्लैकबेरी प्रिजर्व, बेकन का एक टुकड़ा और एक नरम उबला हुआ अंडा, पनीर का एक टुकड़ा, पुदीने की चाय का एक बर्तन। और उसके साथ मास्टर लूविन भी आ गया। मेरा बेटा, मास्टर, कैसा है? कैटलिन ने सारा खाना देखा और पाया कि उसे भूख नहीं है। मास्टर लुविन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। अपरिवर्तित, मेरी महिला। ये वही जवाब था जिसकी उसे उम्मीद थी, न ज्यादा और न ही कम। उसके हाथ दर्द से कांप रहे थे, मानो ब्लेड अभी भी उसके अंदर हो, गहरी चोट पहुंचा रहा हो। उसने नौकरों को दूर भेज दिया और रॉब की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास अभी भी जवाब है? किसी को डर है कि ब्रायन जाग सकता है, रॉब ने कहा। डर है कि वह क्या कहेगा या क्या करेगा, डर है कि वह क्या जानता है। कैटलिन को उस पर गर्व था। बहुत बढ़िया। वह गार्ड के नए कप्तान की ओर मुड़ी। हमें ब्रायन को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर एक हत्यारा था, तो दूसरे भी हो सकते हैं। आप कितने गार्ड चाहते हैं, मैडम? हेल ने पूछा। जब तक लॉर्ड एडार्ड दूर हैं, मेरा बेटा विंटरफेल का स्वामी है, उसने उससे कहा। रॉब थोड़ा और ऊंचा उठ खड़ा हुआ। एक आदमी को रात दिन बीमार कमरे में रखो, एक को दरवाजे के बाहर, दो को सीढ़ियों के नीचे। मेरे या मेरी माँ के वारंट के बिना कोई भी ब्रायन को नहीं देख सकता। जैसा आप कहें, महाराज। इसे अभी करो, कैटलिन ने सुझाव दिया। और उसके भेड़िए को भी उसके साथ कमरे में रहने दो, रॉब ने आगे कहा। हाँ, कैटलिन ने कहा। और फिर दोबारा, हाँ। हेलिस मोलिन ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चले गए। लेडी स्टॉक, सर रॉड्रिक ने गार्ड के चले जाने के बाद कहा, क्या आपने हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किए गए खंजर को देखा? परिस्थितियों ने मुझे इसे करीब से जांचने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं इसकी धार की गारंटी दे सकता हूँ, कैटलिन ने एक सूखी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप क्यों पूछ रहे हैं? हमने पाया कि चाकू अभी भी खलनायक के हाथ में था। मुझे लगा कि यह ऐसे आदमी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया हथियार नहीं है, इसलिए मैंने इसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। ब्लेड वेलेरियन स्टील का है, मूंछ ड्रैगनबोन की है। ऐसे हथियार का उसके जैसे लोगों के हाथ में होना बेकार है। किसी ने इसे दिया है। कैटलिन ने सोच विचार कर सिर हिलाया। रॉब, दरवाज़ा बंद करो। उसने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसने उनसे कहा। मैं उस पर तुम्हारी शपथ चाहती हूँ। अगर मुझे जो संदेह है, उसका एक हिस्सा भी सच है, तो नीड और मेरी लड़कियां जानलेवा खतरे में पड़ गए हैं, और गलत कानों में एक शब्द भी उनकी जान ले सकता है। लॉर्ड एडार्ड मेरे लिए दूसरे पिता हैं, थियोन ग्रेजोय ने कहा। मैं तो कसम खाओ, तुम्हें मेरी शपथ लेनी है, मास्टर लुविन ने कहा। और मेरी महिला, सर रॉड्रिक ने दोहराया। उसने अपने बेटे की ओर देखा। और तुम, रॉब? उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरी बहन लिसा का मानना है कि लेनिस्टर ने उसके पति, लॉर्ड एरिन, राजा के हाथ की हत्या कर दी, कैटलिन ने उन्हें बताया। मुझे लगता है कि जैमे लेनिस्टर उस दिन शिकार में शामिल नहीं हुआ था जिस दिन ब्रायन गिरा था। वो यहीं महल में रहा। कमरे में मौत जैसी शांति थी। मुझे नहीं लगता कि ब्रायन उस टॉवर से गिरा था, उसने शांति में कहा। मुझे लगता है कि उसे फेंक दिया गया था। उनके चेहरों पर सदमा साफ झलक रहा था। मेरी महिला, यह एक भयानक सुझाव है, रॉड्रिक कैसल ने कहा। एक मासूम बच्चे की हत्या पर किंग्सलेयर भी सिहर उठेगा। ओह, क्या वह ऐसा करेगा? थियोन ग्रेजोय ने पूछा। मुझे आश्चर्य है, कैटलिन ने कहा। लेनिस्टर के गर्व या महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। लड़का पहले भी हमेशा से ही पक्का था, मास्टर लुविन ने सोच समझकर कहा। वह विंटरफेल के हर पत्थर को जानता था। भगवान, रॉब ने कसम खाई, उसका युवा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर यह सच है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराए। मैं खुद उसे मार डालूंगा। सर रॉड्रिक उस पर भड़क उठे। इसे दूर रखो, लेनिस्टर 100 लीग दूर हैं।
जब तक तुम इसका इस्तेमाल करने का इरादा न करो, अपनी तलवार कभी मत निकालना। कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं, मूर्ख लड़के। रॉब ने शर्म से अपनी तलवार म्यान में रख ली। अचानक वह फिर से बच्चा बन गया। कैटलिन ने सर रॉड्रिक से कहा, मैं देख रही हूं कि मेरे बेटे ने अब स्टील पहन लिया है। बूढ़े सेनापति ने कहा, मैंने सोचा कि अब समय आ गया है। रॉब उसे उत्सुकता से देख रहा था। समय बीत चुका है, उसने कहा। विंटरफेल को जल्द ही अपनी सारी तलवारों की जरूरत पड़ सकती है और बेहतर होगा कि वे लकड़ी की न बनी हों। थियोन ग्रेजॉय ने अपने ब्लेड की मूठ पर हाथ रखा और कहा, मेरी रानी, अगर बात उस तक पहुंची तो मेरा घराना आपका बहुत बड़ा ऋणी है। मास्टर लुविन ने अपनी चेन कॉलर को खींचा, जहां वह उनकी गर्दन पर रगड़ खा रही थी। हमारे पास केवल अनुमान है। ये रानी का प्रिय भाई है, जिस पर हम आरोप लगाना चाहते हैं। वह इसे अच्छी तरह से नहीं लेगी। हमारे पास सबूत होना चाहिए, या फिर हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए। आपका सबूत खंजर में है, सर रॉड्रिक ने कहा। ऐसी बढ़िया तलवार किसी की नज़र से नहीं छूटेगी। कैटलिन को एहसास हुआ कि इसकी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। किसी को किंग्स लैंडिंग जाना होगा। मैं जाऊंगा, रॉब ने कहा। नहीं, उसने उससे कहा, तुम्हारा घर यहीं है। विंटरफेल में हमेशा एक स्टॉक होना चाहिए। उसने सर रॉड्रिक को उसकी बड़ी सफ़ेद मूंछों के साथ, मास्टर लुविन को उसके ग्रे लबादे में, युवा ग्रेजॉय को देखा, जो दुबला पतला, काला और उतावला था। किसे भेजना है? किस पर विश्वास किया जाएगा? तब उसे पता चला। कैटलिन ने कंबल को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष किया। उसकी पट्टियां बंधी हुई उंगलियां पत्थर की तरह सख्त और अडिग थीं। वह बिस्तर से उठी। मुझे खुद जाना होगा, मेरी महिला, मास्टर लुविन ने कहा। क्या ये बुद्धिमानी है? निश्चित रूप से लैनिस्टर्स आपके आगमन का संदेह के साथ स्वागत करेंगे। ब्रान के बारे में क्या? रॉब ने पूछा। बेचारा लड़का अब पूरी तरह से उलझन में दिख रहा था। तुम उसे छोड़ने का इरादा नहीं कर सकते। मैंने ब्रान के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, वह कर दिया है, उसने अपने घायल हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए कहा। उसका जीवन भगवान और मास्टर लुविन के हाथों में है। जैसा कि तुमने मुझे खुद याद दिलाया, रॉब, अब मुझे दूसरे बच्चों के बारे में सोचना है। आपको एक मजबूत अनुरक्षक की आवश्यकता होगी, मेरी महिला, थियोन ने कहा। मैं हेल को गार्डों की एक टुकड़ी के साथ भेजूंगा, रॉब ने कहा। नहीं, कैटलिन ने कहा। बड़ी पार्टी में अवांछित ध्यान आकर्षित होता है। मैं नहीं चाहती कि लैनिस्टर्स को पता चले कि मैं आ रही हूँ। सर रॉड्रिक ने विरोध किया। मेरी महिला, कम से कम मुझे अपने साथ चलने दो। किंग्स रोड अकेली महिला के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं किंग्स रोड नहीं जाऊंगी, कैटलिन ने जवाब दिया। उसने एक पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। 2 सवार एक के बराबर तेज चल सकते हैं, और वैगनों और व्हील हाउस से लदे एक लंबे स्तंभ से भी ज्यादा तेज। मैं आपकी कंपनी का स्वागत करूंगी, सर रॉड्रिक। हम व्हाइट नाइफ का अनुसरण करते हुए समुद्र तक जाएंगे और व्हाइट हार्बर में एक जहाज किराए पर लेंगे। मजबूत घोड़े और तेज हवाएं हमें नेड और लैनिस्टर्स से काफी पहले किंग्स लैंडिंग तक पहुंचा देंगी। और फिर, उसने सोचा, हम वही देखेंगे जो हमें देखना है।